पिछली वीडियो में हमने देखा था बैंकिंग ऑफ फ्लूइड्स वाले में कि जब हमारा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के कैसे इक्वेशंस बनेंगे। जब हमारी वेलोसिटी 0 थी तो उस केस में हमारे पास 2 इक्वेशंस आई थी। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। जब हमारी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा हो गई थी तो फ्रिक्शन कितना हो गया था, 0 हो गया था। जब ये ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा थी तो उस केस में भी 2 इक्वेशंस बन रही थी और हमारा फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। जब लेस देन आर tan थीटा थी उस केस में फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें से इस इक्वेशन को देखते हैं कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड सेकेंड इक्वेशन इज n sin थीटा इज इक्वल्स टू f cos थीटा। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज 0। अब इस इक्वेशन को देखो, हमारे पास में n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज mv स्क्वायर बाई आर। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारे पास में कि n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज 0 से और इनका डिफरेंस mv स्क्वायर बाई आर आए, 0 ना आके। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में कि भाई हमारे पास ऐसे हो जाए कि हमारा n वैल्यू बढ़ जाए, फ्रिक्शन में कोई चेंज ना आए। उस केस में इनका डिफरेंस नॉन जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ कि n कांस्टेंट रहे लेकिन फ्रिक्शन घट जाए, उस केस में भी इनका डिफरेंस नॉन जीरो आ सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि n की वैल्यू को बढ़ा दें और f की वैल्यू को घटा दें। ठीक है, 3 पॉसिबल तरीके हमारे पास में जिनसे कि ये डिफरेंस mv स्क्वायर बाई आर आ सकता है 0 वैल्यू से बढ़कर। अच्छा, लेकिन हमारे पास एक ये इक्वेशन क्या कहती है कि n cos थीटा प्लस f sin थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब इन तीनों केसेस को इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे अप्लाई करके देखो कि जब n कांस्टेंट है, f घटेगा तो ये वैल्यू तो क्या आएगी, कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या कर जाएगी, घट जाएगी। इस वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन ये कम हो गई तो ये डिफरेंस ये सम mg के बराबर आएगा नहीं। अगर हमारी n की वैल्यू बढ़ जाए, f कांस्टेंट रही तो ये टर्म क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ये ऐसे की ऐसे रहेगी। उस केस में भी इनका सम mg के बराबर नहीं रहेगा। लेकिन जो थर्ड पॉसिबिलिटी है कि n की वैल्यू बढ़ जाए तो ये वैल्यू बढ़ेगी और f की वैल्यू घट जाए तो ये वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, है ना। एक बढ़ा एक घटा तो फिर भी इनका सम क्या रह सकता है, mg रह सकता है एज इट इज़, है ना। सो इन तीनों में से क्या कौन सा केस सही है हमारे पास में कि जब v की वैल्यू लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा रहेगी उस केस में n वैल्यू बढ़ेगी और f वैल्यू डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास v वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और तो उस केस में क्या होगा, देखो v की वैल्यू जब बढ़ेगी हमारे पास में तो इस वाले फॉर्मूला से v स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा, v की वैल्यू इससे बड़ी होगी जब, तो हमारे पास r वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब हमारे पास में v की वैल्यू ये बढ़ने लगी इस वैल्यू से ज़्यादा, उससे पहले फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा, जब ये वैल्यू बढ़ने लगी उस केस में हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करना चाहिए। हमारे पास ये मान लो वो ब्लॉक है हमारा पर्टिकुलर, ये कार है और ये बैंक रोड है। तो जब ये वैल्यू लेस देन इस वैल्यू थी आर tan थीटा के स्क्वायर रूट के, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था हमारे पास में, ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा बनेगी उस केस में क्या होने लगेगा, फ्रिक्शन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, जैसे ही v की वैल्यू बढ़ने लगेगी, इससे थोड़ी ज़्यादा होने लगी, फ्रिक्शन धीरे करके कम होने लगेगा, फिर 0 हो जाएगा जब v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा पहुँची, और फिर क्या चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा जैसे ही v की वैल्यू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा होने लगेगी। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब हमारे पास v की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, लेस देन आर tan थीटा बनने लगी, लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ आर tan थीटा होने लगेगी, उस केस में इससे पहले v की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी कि उसके ग्रेटर देन थी आर tan थीटा के स्क्वायर रूट से, तो उस केस में फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, नीचे की तरफ। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगी, हमारे फ्रिक्शन को धीरे करके कम होने लगेगा, फिर 0 बनेगा और फिर ऊपर की तरफ एक्ट करने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ हमने लिखी है कि f डिक्रीजेज, पहले f डिक्रीज़ करेगा, फिर 0 बनेगा और फिर ऊपर की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखो, हमने देखा कि हमारे पास में
शूडो फोर्स का कंसेप्ट कब आया था? जब हमारे पास में क्या था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ तो सारे किस में वैलिड, हमारे पास में इनर्शियल फ्रेम्स में है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए हो। तो उस केस में हमने क्या लगाया था? शूडो फोर्स लगाया था, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट लगता है ये वाला फोर्स, है ना। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? देखो, जब हमारे पास लाइक लीनियर एक्सेलरेशन था, उस केस में हमने ये लगा दिया था, शूडो फोर्स लगा दिया था। लेकिन अगर हमारे पास में हमारा नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, उस केस में भी ये क्या बन गया? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या करना पड़ता है? शूडो फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब शूडो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारे फ्रेम के रोटेटिंग होने की वजह से उसके ऊपर एक शूडो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये हम लगाएंगे जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, यही हमने लिखा है इधर कि न्यूटन्स लॉ कब वैलिड होती है? जब हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या लगाते हैं? स्यूडो फोर्स लगाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -(ma). आफ्टर अप्लाइंग स्यूडो फोर्स वन कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन यूजुअल फॉर्म, बिकॉज न्यूटन्स लॉ तो कहाँ लगते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स में ही लगते हैं ना सिर्फ। नॉन इनर्शियल में अगर हमने न्यूटन्स लॉ को लगाना है तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और जितने भी रोटेटिंग फ्रेम है वो सब क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल होते हैं। सो ए शूडो फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाते हैं। अब हम समझते हैं कि शूडो फोर्स का कैसे शूडो फोर्स का अप्लाई करना है। एक सवाल देखते हैं इसके लिए कि ए पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्लेस्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टेबल विथ एन ओमेगा about vertical axis passing through its center. The distance of object from axis is r. Find the force of friction between particle and table. अपने को निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलो, अब हम इस प्रॉब्लम को पहले इनर्शियल फ्रेम में देखते हैं, I mean ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारा पर्टिकुलर क्या है ना, ऑब्जर्वर है, ठीक है। जब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको क्या लगेगा कि ये जो हमारा ये रखा है मास m, ये पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। और उस केस में हमारा n क्या हो जाएगा? इसको बैलेंस करेगा mg को। और जब हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? सेंटर की तरफ एक क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा ना हमारे पास में, ठीक। उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है हमारे पास में, और हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? μmg होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? म्यू तो गिवन ही नहीं है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे आनी चाहिए कि हमें क्या पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। इस केस में सेंटर की तरफ कौन लग रहा है? जस्ट फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कर रहा था हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो हमारा एफ वैल्यू कितनी आ गई? फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। अच्छा, अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं, टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या लगेगा अपने को कि ये टेबल रोटेट कर रही है भले ही, तो मैं अगर इस टेबल के ऊपर ही अपने ऑब्जर्वर को बिठा दूं इस बॉल के पास में, तो उसको क्या लगेगा कि बॉल तो रोटेट कर ही नहीं रही है ना। तो उस केस में हमारे पास में क्या आएंगे कि लेकिन आंसर तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही आना चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और फ्रिक्शन की वैल्यू m⍵²r, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। अच्छा, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मास m को हमने एक स्ट्रिंग से टाई किया और फिर उसको वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है वो, जिसकी रेडियस है r और फिक्स पॉइंट O के ऊपर ऐसा हो रहा है, जिसको इनिशियली जब वो सबसे नीचे था तो उसको va वेलोसिटी दी गई थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा, हम देख लें कि इसके कहने का मतलब क्या है। ये पर्टिकुलर पॉइंट O है, ठीक है, जिस पे एक स्ट्रिंग ये लगा दी हमने। स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ हमारे पास में? मास m लगा हुआ है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमने? va दी है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम क्या देखेंगे कि
ऐसी कौन सी पॉसिबल कंडीशंस हैं जिसमें कि ये वाला मास एक पूरा वर्टिकल सर्कल कवर कर पाए, है ना। अच्छा, या तो ये यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, कैसे पता लगेगा ये सब, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो हम मानते हैं कि हमारा मास किसी पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे पहुँचा है, पी के ऊपर पहुँच गया है, ठीक है। हाँ ओके। अब इस पी पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमने क्या देखा कि एक टेंशन लग रही है उसके ऊपर, एक एम जी लग रहा है। तो हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें तो एम जी कोस थीटा, सो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आती है, एम जी कोस थीटा के बराबर, है ना। लेकिन हमारे पास में नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर क्या प्रोवाइड करता है, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, सो सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर आ गया, एम वी स्क्वेयर बाई आर, एंड नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर कौन है, टी माइनस एम जी कोस थीटा। सो टेंशन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू टी माइनस एम जी कोस थीटा एंड टी विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा। ये इक्वेशन इस पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए वैलिड होगी। बस क्या होगा हमारे पास में, जैसे जैसे ये हम ऊपर चलते जाएंगे तो एज वी कैन सी लाइक थीटा वैल्यू बढ़ जाएगी। बस थीटा पहले ये है तो थीटा ये चला जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो थीटा यहाँ तक चला जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा पूरा। लेकिन ये वाली टर्म है ना जो, ये पूरे के पूरे सर्कल में वैलिड होगी। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं पॉइंट पी पे और पॉइंट ए पे, ठीक है। तो देखो नीचे तो हमारे पास में जस्ट क्या था, इसको हम क्या मानते हैं कि लाइक ये हम अपना क्या मानते हैं, नीचे बेस लाइन मान के चलते हैं कि इससे हम सारे हाइट्स वगैरह को मेजर कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होनी चाहिए, हाइट क्या है यहाँ से जीरो है, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। सो हाफ एम वी ए स्क्वायर, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम मानते हैं पी तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी मास की वी बन जाती है हमारे पास में, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और हाइट क्या है हमारे पास में, हाइट है ये, हमारे पास में हाइट कितनी है, ये हाइट है हमारे पास में, ठीक। हाँ चलो जी, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लिख देंगे, हाफ एम वी ए स्क्वायर, सॉरी तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी पी डैश ए, है जाओ पी डैश एंड दिस इज ए, ओके, पी डैश ए हाइट एच। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं कि दिस ना हम इस वाले ट्रायंगल में अगर कोस थीटा की वैल्यू देखें तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज दिस ओ पी डैश एंड हाइपोटेनियस इज दिस आर। सो एंड हमारे पास हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, ओ ए माइनस ओ पी डैश, दैट इज आर माइनस ओ पी डैश, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें कोस थीटा इज ओ पी डैश बाई आर एंड ओ पी डैश इज आर कोस थीटा। सो हमारे पास में हाइट की वैल्यू इज पी डैश ए इज इक्वल्स टू आर माइनस आर कोस थीटा एंड आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ से हमें वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2 आर जी आर 1 माइनस कोस थीटा मिला। यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी ए स्क्वायर माइनस 2 जी आर 1 माइनस कोस थीटा। ये जो इक्वेशन है ना, ये भी पूरे सर्कल में वैलिड है। बस हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे यहाँ से कि थीटा हमारा कैसे चला जाएगा, लाइक जीरो से शुरू होगा। यहाँ पे थीटा कितना है, जीरो है, फिर 90 डिग्री है, फिर ऊपर जाते जाते 180 डिग्री। सो ये भी पूरे सर्कल में वैलिड है, जस्ट थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखो इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन वैल्यू को उठा के यहाँ से और इसमें डाल देते हैं हम, टेंशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखने के लिए, ठीक है। लाइक वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के टेंशन वाली इक्वेशन में डालते हैं हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे कि टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम बाई आर, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू हमने डालनी है अभी, है ना, लाइक वी स्क्वायर की वैल्यू हम डाल रहे हैं ये, प्लस एम जी कोस थीटा। सो टेंशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिखेंगे, एम बी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी प्लस 3 एम जी कोस थीटा। नो, हमने क्या देखा, यहाँ से देखो ये मेरे पास में पॉइंट ए है, ये मेरे पास में पॉइंट बी है, और ये मेरे पास में पॉइंट सी है। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू ए के लिए कितनी आएगी, 0, बी के लिए कितनी है 90, सी के लिए कितनी है 180 डिग्री। ये चीज़ें ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ए के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0, सो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, 90 डालेंगे तो एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस 2 एम जी, एंड 180 डालेंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस 5 एम जी। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि टेंशन एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन टेंशन एट पॉइंट सी, ठीक है। अच्छा,
अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखनी है कि अब एक चीज़ देखो, बिटवीन ए एंड बी थीटा 0 to 90 वेरी कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें कि थीटा की वैल्यू 0 to 90 में 1 to 0 वेरी करेगी, तो क्या किसी भी पॉइंट पे ए और बीच के बीच में अगर ये टर्म 0 हो भी जाती है मेरे पास में, तो टेंशन की वैल्यू 0 हो रही है? नहीं हो रही ना किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम कैसे समझें? देखो, हम इसको ऐसे समझते हैं कि स्ट्रिंग स्लैग कैसे होगी। स्ट्रिंग स्लैग होगी हमारे पास में एक पर्टिकुलर कंडीशन लगेगी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास में टी की वैल्यू 0 हो जाती है या टी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, तो स्ट्रिंग स्लैग्स स्ट्रिंग हमारी ऐसे टूट जाएगी। टूटेगी नहीं कह सकते हम लोग उसको, लेकिन ये कंस्ट्रेंट मोशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, एंड पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है इसके अंदर सर्कुलर पाथ में? क्योंकि एक कंस्ट्रेंट मोशन है टेंशन की वजह से, और mg cos थीटा सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टेंशन ही 0 हो गया हमारे पास में, तो कोई सेंटीपिटल फोर्स भी नहीं रहेगा और ये कंस्ट्रेंट मोशन भी नहीं मेंटेन करेगी ना। तो अगर हमने इस पर्टिकुलर सर्कल में रहना है इस मास को, तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सेंटीपिटल फोर्स आ जाए और पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास में हमें क्या समझ आया कि टेंशन की वैल्यू अगर 0 हो गई या लेस देन 0 हो गई, तो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा। तो हमने अभी क्या देखा कि ए से बी के बीच में तो कहीं भी टेंशन 0 जा नहीं रही। ठीक है ना। स्ट्रिंग कभी भी स्लैग नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पार्टिकल जो है ना, यहाँ ए से शुरू करके बी तक तो कंफर्टेबली चला जाएगा। हाँ, अगर कहीं पे वेलोसिटी 0 हो गई उस केस में हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन हमारा पार्टिकल ए से बी के बीच में कभी भी स्ट्रिंग के स्लैग होने की वजह से सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास में अब चलो बी से सी के बीच में आते हैं। देखो, बी से सी के बीच में हम अगर मानते हैं कि ये जो है पार्टिकल मास की जो पोजीशन है अभी, उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग पी माने और वो फाई एंगल बना रहा है इस वर्टिकल एक्सिस से। ठीक है, इस केस में हम लोग टेंशन को देखते हैं। चलो, ये हमारे पास में नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा था, mg, ये टेंशन है। इसको mg को रिजोल्व करें कंपोनेंट्स में हम रेक्टेंगुलर, तो mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास में, देखो t प्लस mg कोस फाई, है ना। ये मत समझना कि फाई की वजह से हमारी ये, मैंने अभी पीछे बोला था कि ये टेंशन वाली तो पूरे सर्कल में वैलिड है। फाई को हम सिंपली क्या लिख देंगे, 180, sorry, it's okay, theta can be written as 180 minus phi. Okay, so यहाँ से okay, it's the same thing. So यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस साइन ही आ जाएगा। so phi can be written as 180 minus theta. So ये cos of 180 माइनस थीटा विल बी माइनस कोस थीटा। तो ये सेम ही चीज़ है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा ज़्यादा हमारे पास में। mv²/r अभी भी t माइनस mg कोस थीटा ही है या t प्लस mg कोस फाई ही है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, mv²/r माइनस mg कोस फाई के बराबर आ रही है। अच्छा, एक चीज़ देखो, हम अभी क्या देखते हैं कि फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी जानी है, 90 to 180, है ना। ठीक है, एक चीज़ देखो, t इज़ mv²/r माइनस, सॉरी आई एम कन्फ्यूज्ड, आई टोल्ड फाई की वैल्यू हमारे a से c के बीच में 0 to 90 डिग्री ही रहेगी, है ना। फाई हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, इधर से ये पर्टिकुलर है, ये हमारा फाई है, यहाँ से शुरू होके जा रहा है, और ये a है, और ये ये c है, और ये b है। ये आई हैव रिटन दिस एज रॉन्ग, फ्रॉम b to c। हाँ, ठीक है, इट्स b to c। b से c के बीच में हमारी फाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ से अगर 0 है तो यहाँ से 90 की तरफ जा रही है। तो अच्छा, अभी हमारे पास में क्या होता है कि